ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग आज साइंस के प्रश्न लिए हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस श्रृंखला को सभी लोग देखेंगे जिससे बोर्ड एग्जाम में काफी फायदा होगा। और सभी प्रश्न सिलेक्टेड है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं श्रृंखला का। और पहला प्रश्न हमारा है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ऑप्शन है 7, 9, 8, 10। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है, जबकि आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या या समूह की संख्या 18 होती है। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा दिया गया है जो परमाणु संख्या पर आधारित होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती में जो है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम लोग रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि पाई जाती है? किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन है मुकुलन, लैंगिक जनन, द्विखंडन, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुकुलन। हाइड्रा में जो है मुकुलन प्रक्रिया द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, पीला और बैगनी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन है साफ जल, खारा जल, गंदा जल, मृदु जल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गंदा जल। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर गंदा जल में पाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन है 23, 26, 25 और यहाँ पे 25, इसको आप 24 कर लेंगे। यहाँ पर है लोहे की परमाणु संख्या है 23, 26, 25, 24। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। और लोहे का संकेत Fe होता है, लोहे का संकेत Fe होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेघा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म होगा यहाँ पे, क्रेटिनिज्म और बौनापन। क्रेटिनिज्म लिख सकते हैं यहाँ पर, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह जिसको हम लोग डायबिटीज रोग के नाम से भी जानते हैं, ये होता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन जो है अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है।
और इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट द्वारा किया गया। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और वेस्ट द्वारा किया गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है एक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात क्या होता है। इसमें कह रहा है एक्वारेजिया जो विलयन होता है उसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन है 3:1, 1:3, 2:1, 1:2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3:1। 3:1 के अनुपात में HCl और HNO3 जो है एक्वारेजिया विलयन में होता है, एक्वारेजिया विलयन में होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग की बात की गई है कि फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर। फूल में जो नर जनन भाग होता है उसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है एक स्वस्थ आंख के दूर बिंदु होता है, मतलब एक स्वस्थ आंख के लिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर, अनंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनंत। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु की बात करें तो 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यहाँ पर बात की जा रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है किसने की। ऑप्शन यहाँ पर है आपके फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर, फ्लेमिंग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फैराडे। फैराडे जो द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। यानी ऑक्सीजन की बात की जा रही है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाया जाता है, जैसे यहाँ पर 2 आबंध पाया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और ये वोल्ट जो होता है विद्युत विभव का मात्रक होता है। वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है लघु पतनी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विधारा का मान कैसा होता है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब शॉर्ट सर्किट होती है, लघु पतन होता है, तो उस समय धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। यानी सौर कुकर के लिए कौन सा
ऐसा मतलब दर्पण है जो उपयोग में लाया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सौर कुकर में करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग सौर कुकर में करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित करना था। माने चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसको सुरक्षित करना था? ऑप्शन है मिट्टी को, वृक्ष को, जल को, बिजली को। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वृक्ष को। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है वृक्ष को सुरक्षित करना था। ये उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्रों से शुरू किया गया। चलिए हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? इसका नाम एथेनोइक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, प्रोपेनोन है, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल है, जिसका सूत्र होता है CH3COH। ये एथेनोइक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है डाबराइनर, न्यूलैंड्स, यहाँ पे न्यूलैंड्स होगा, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और हेनरी मोशले। हेनरी मोशले। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स। अष्टक सिद्धांत को किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने दिया। न्यूलैंड्स ने जो है न्यूलैंड्स जो है अष्टक सिद्धांत दिए। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें बताना है कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब हुआ जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, और अनैच्छिक क्रिया का मतलब हुआ जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो बात की जाए कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं, यानी ऐच्छिक है, तो यहाँ पर चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ये ऐच्छिक क्रिया, चबाना क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, यानी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, और अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? यानी मानव में बात की जा रही है कि मानव में क्रोमोसोम कितने होते हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23, 46। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कितने युग्म होते हैं। युग्म की बात की गई है तो 23 युग्म होते हैं। 23 युग्म होते हैं। पेयर का मतलब होता है जिसमें 2 हो, तो युग्म में 23 होता है और संख्या में 46 होता है। संख्या में 46 होता है, युग्म में कितना होता है? 23 जोड़ा, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। 23 जोड़ा जो है मानव में गुणसूत्र पाया जाता है, और संख्या में बात करें तो 46। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, विरंजक चूर्ण का सूत्र, रासायनिक सूत्र की बात की जा रही है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7, 14। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, और क्षारक का 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर आयोडीन की बात की जा रही है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है घेगा, मधुमेह, स्कर्वी, यहाँ पे स्कर्वी होना चाहिए, स्कर्वी,
और एड्स, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा घेघा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घेघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चुना? यानी मेंडल, जिन्हें हम लोग आनुवांशिकता के पिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने प्रयोग के लिए कौन से पौधा चुना? ऑप्शन है आम, गुलाब, गेहूं, मटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मटर। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग की बात की गई है, वैसा अंग जिसके शरीर में कोई काम नहीं होता है उसे हम लोग अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। अब रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान और अपेंडिक्स। हाँ, अपेंडिक्स यहाँ पर जो है आपका अवशेषी अंग होता है। अपेंडिक्स हमारा अवशेषी अंग होता है, शरीर में इसका कोई काम नहीं होता है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इस प्रश्न रिपीट हो रहा है। वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वृक्षारोपण से। तो ये हो जाएगा वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। चलिए अगला है वोल्ट बराबर होता है, यानी वोल्ट किसके बराबर होता है? वोल्ट किसके बराबर होता है? यानी V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। तब W बराबर VQ होता है। तो V इक्वल टू W का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कूलम होगा, आवेश। तो हो जाएगा जूल प्रति कूलम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम जो है ये आपका वोल्ट बराबर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से देख सकते हैं V बराबर W/Q होता है, तो W का जूल हो गया और Q का कूलम हो गया। तो V का आ जाएगा जूल अपॉन कूलम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है CHO अभिक्रिया समूह किसे कहते हैं? ईथर समूह को, कार्बोनाइल समूह को, एल्डिहाइड समूह को, एल्कोहल समूह को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड समूह को। CHO जो होता है एल्डिहाइड समूह होता है, एल्कोहल समूह का OH होता है, एल्कोहल समूह का OH होता है, कार्बोनाइल जो होता है CO होता है। कार्बोनाइल क्या होता है? CO होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला हमारा प्रश्न है जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन है Hg, Zn, Fe, एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा Zn। जिंक ब्लेड जो है किस धातु का अयस्क है? तो Zn का है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या बताना है कि आवर्त सारणी के कितने हैं? 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। ऑप्शन है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन। यहाँ पे अल्काइल होना चाहिए, अल्काइल। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एल्केन। एल्केन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को एल्केन कहा जाता है। और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है और मीथेन को हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं।
चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन परिवहन करता है? ऑप्शन है वसा, हार्मोन, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है रक्त में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? रक्त में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्षार। जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी खाने वाला सोडा की बात की जा रही है कि खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? CaCO3, NaCO3, CaOCl2, NO2CO3, 10H2O। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। Na2CO3, 10H2O ये धोने वाला सोडा का होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है, धोने वाला सोडा का सूत्र होता है, और ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, और ये धोने वाला सोडा का सूत्र होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सल्फर की बात की जाए जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, इसमें संयोजी सेल में कितना है? इसका आप लोग देख सकते हैं KLM होता है 2, 8, 6 होता है। तो सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। यहाँ पर देख ले रहे हैं हम लोग कि 2, 8, 6। तो ये संयोजी कक्षा है, बाहरी कक्षा को हम लोग संयोजी कक्षा कहते हैं, और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, और इसकी क्षमता धनात्मक होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा की बात की जा रही है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे यानी किडनी की बात की जा रही है, जिसका रचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। मानव गुर्दे की बात की जा रही है कि गोलाकार होता है, कि आयताकार होता है, कि सेम के बीच का आकार का, कि कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सेम के बीच के आकार का होता है। मानव गुर्दे का आकार सेम के बीच के आकार का होता है। अगला प्रश्न हमारा है यौन परिपक्व की अवधि को क्या कहा जाता है? यौन परिपक्व की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, यौनारंभ, वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यौनारंभ। ये यौन परिपक्व की अवधि को हम लोग यौनारंभ के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है?
ओजोन परत का ह्रास किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है प्रदूषण, पीडकनाशी, सीएफसी, मीथेन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सीएफसी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन परत का ह्रास होता है और ओजोन परत जो है समतापमंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समतापमंडल में पाया जाता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है जो ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ओजोन ऑक्सीजन का समस्थानिक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? चांदी है, लोहा है, हीरा है, कोयला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। ये विद्युत का कुचालक भी होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत, पीला, लाल, हरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पीला। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। और कृत्रिम वर्षा जो होती है वह सिल्वर आयोडाइड के कारण ही होती है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के कारण ही होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? उपचय, ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन की बात की गई है। यहाँ पर CFC, DDT, NADP, ATP। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा DDT। DDT जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? DDT। CFC तो ये ओजोन परत का क्षय करता है। CFC ओजोन परत का क्षय करता है। DDT जो है कीटनाशक है जो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 6 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 1 मई 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग जो है वह पंजाब के अमृतसर में है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? यहाँ पर Cu, P, Fe, Ni। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु यहाँ पर कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस क्या है? अधातु है। जबकि कॉपर, ये आयरन और निकेल ये क्या है? धातु है। ये धातु की श्रेणी में आता है। जबकि ये फास्फोरस ये किसके श्रेणी में आता है? अधातु। और इसकी परमाणु संख्या 15 होती है। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें कौन सी ऐसी विधि है जो अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे जो है अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। ये जो भी विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन और विखंडन, ये सब अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही आता है। चलिए इस श्रृंखला का हम लोग लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। और लास्ट प्रश्न है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों की बात की गई है। गुणसूत्रों की बात नहीं की गई है, लिंग गुणसूत्रों की बात की गई है। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र की बात की जा रही है। लिंग गुणसूत्र की बात की जा रही है। तो लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। तो लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 2 होती है।
लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। जैसे मेल में, पुरुष में गुणसूत्र XY होता है और महिला में लिंग गुणसूत्र XX होता है। इस प्रकार हम लोग समझ गए कि मानव युग्म में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आशा करते हैं इस श्रृंखला का सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए।